रोबोट की संकल्पना ये हुआ करती थी। साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया रूप और शीत युद्ध की उलझनों के कारण उनकी ख्याति कुछ ठीक नहीं थी। पृथ्वी के पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का 1957 में प्रक्षेपण किया गया था, एक वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से। आज की तारीख में लगभग 4000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हमारे ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे हैं। हमारा जीवन उन पर पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी हम उनके बारे में कम ही सोचते हैं। साइंस फिक्शन के रोबोट से काफी अलग दिखने वाले, सख्त ढांचे और अद्भुत चेतनाओं से सज्ज इन लोगों ने सबसे खतरनाक दूर स्थित मनोहारी जगहों को ढूंढ निकालने में हमारी मदद की है। उनकी आंखों और कानों के माध्यम से हमने कुछ अनोखी जगहों के सबसे साहसी अन्वेषण किए हैं। हमने कोसों दूर ग्रहों की सतहों को खोदकर उनका परीक्षण तक किया है। मानव की मर्यादा से परे ऐसी सेंसर सिस्टम्स का उपयोग करके उन्होंने घने और जहरीले वातावरण में छिपे विश्व को ढूंढ निकाला है। और कुछ जो कई सदियों से अंतर्ग्रहीय आकाश के भयप्रद विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे, उन्होंने हमारे सौर मंडल के सबसे दूर तक के वैश्विक रहस्यों को उजागर किया। हम मानव जहां जाने का साहस नहीं करते, वहां रोबोट्स बेखौफ चले जाते हैं। उन्नीस 1970 के दशक के अंत में बाहरी ग्रहों के एक अनोखे पंक्ति बंधन ने 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को बाहरी सौरमंडल तक आसानी से पहुंचने का अवसर दिया। हमेशा महाकाय ग्रहों का भ्रमण करने वाले छोटे विश्व प्रभावित कर जाते हैं, जैसे ये मिरांडा, यूरेनस का 480 किलोमीटर की लंबाई वाला चांद। जब भूभाग का एक बड़ा शिलाखंड सतह से ऊपर उठकर वहीं पर जम गया, तब ये 5 किलोमीटर ऊंची दीवार का निर्माण हुआ। एक छोटे विश्व के लिए ये महाकाय है। पृथ्वी की तुलना में ये चट्टान 470 किलोमीटर ऊंची होगी। यहाँ पर 3 अरब किलोमीटर दूर स्थित सूरज की रोशनी इतनी कम है कि सौर पैनल काम नहीं करेंगे। इसीलिए वॉयेजर को अपने साथ एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर रखना जरूरी हो गया है, जिसके जरिए अनुसंधान उपकरणों को बिजली मिलती रहे। इस डिश एंटीना की दाहिनी तरफ जो गठीला सिलेंडर दिख रहा है, ये वही है। एक लंबे पुलिंदे में मैग्नेटोमीटर था, जिसे यान के इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखना जरूरी था। कई कैमरे और सेंसर्स का एक गतिशील समूह इस विशाल रोबोट की आंखें और कान थे। अन्य ग्रहों पर हुई यशस्वी यात्राओं से प्रोत्साहित होकर वॉयेजर 2 की उड़ान का समय 30 से मात्र 12 वर्ष किया गया। अगस्त 1989 में सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून को छूकर उसने रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवाया। उसने 4 ग्रहों की यात्रा की, 2 पहली बार और 48 चांद ढूंढने में मदद की। अब ग्रहों का इस लाभदायक तरीके से सम्मिलित होना 150 वर्षों बाद ही मुमकिन होगा। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे भीतरी ग्रह बुध और शुक्र का अन्वेषण करना काफी मुश्किल है। 1974 और 1975 में एक अंतरिक्ष यान ने बुध की एक आंशिक रूप से तस्वीर खींची थी, पर दोबारा किसी रोबोट को खोज यात्रा पर लौटने के लिए
33 वर्ष लगे। ये है मैसेंजर। 2-3 प्रयासों के पश्चात उसने 2011 में बुध की भ्रमण कक्षा में प्रवेश किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोहे का अंतरक होने वाले इस छोटे से ग्रह की सतह पृथ्वी, चांद या फिर मंगल की सतह से काफी अलग है। मैसेंजर उत्तरी ध्रुव के करीब पाए गए कुछ अजीब मिश्रणों को भी इकट्ठा कर रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये दरअसल पानी से जमी बर्फ होगी, और अब तक इस बात की पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला है। शुक्र पर बर्फ को किसी भी स्वरूप में पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी सतह इतनी गर्म है कि उस पर सीसा भी पिघल सकता है। सिर्फ चंद सोवियत गहराइयां जो हथियार बम टैंक्स की तरह बनाए गए थे, शुक्र पर सीधी तरह से उतर सके हैं। उनसे मिली छवियों की मदद से हमने उस ज्वालामुखी ग्रस्त चट्टानों से भरे भूखंड का विस्तृत चित्र निर्माण किया है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल है जो पृथ्वी से 90% घना है। यहाँ पर कोई भी आरक्षित मानव बुरी तरह से जलकर भुन जाएगा। अब ऐसा दुख भरा स्वागत भला किसे चाहिए होगा। भ्रमण करने वाले कई यानों के रडार के माध्यम से हमें ग्रह की सतह की जानकारी मिली है। इनमें एक है मैगेलन, जो वॉयेजर, गैलीलियो और मैरिनर 9 मिशंस के बचे हुए भागों से बनाया गया था। ये इस सतह की वैज्ञानिक सुनिश्चितता से किया गया पुनर्निर्माण है, जहां पर तीव्र ज्वालामुखी विस्फोटक गतिविधियों के कारण निरंतर बदलाव होते रहते हैं। शुक्र आकार में पृथ्वी से दुगना है, पर इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल, सल्फ्यूरिक एसिड से भरे बादल और भट्टी जैसा तापमान हमें यही जताता है कि भविष्य में कोई भी मानव या रोबोट्स इस पर सबसे आखिर में जाना ही पसंद करेगा। पृथ्वी से परे एक ही जगह ऐसी है जहां पर मानव और रोबोट्स दोनों जा चुके हैं, और वो है चांद पर, जिनका जन्म 1970 के बाद हुआ है। उनके लिए तो मानव चलित चंद्र यात्राएं ऐतिहासिक घटनाएं हैं। हाल ही में चांद के ध्रुवों पर पानी जमकर बर्फ होने की खोज के कारण भविष्य में अन्वेषण और औद्योगिकीकरण की संभावनाएं बढ़ गई है। पहले अमेरिका और रशिया का चांद की भूमि पर वर्चस्व हुआ करता था, पर अब यूरोपीय देशों के रोबोट अंतरिक्षयान चांद पर सफलतापूर्वक जा चुके हैं, और पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी क्षेत्र की 3 बड़ी आशियाई हस्तियां जापान, भारत और चीन भी चांद पर जा चुकी हैं। अब तो पहले अशासकीय चंद्र रोबोट के लिए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स का इनाम रखा गया है, जिससे नजदीकी भविष्य में दोबारा चांद पर सफर शुरू हो सकता है। चीन ने भी अगले दशक में मानव चलित यान चांद की भूमि पर उतारने में दिलचस्पी दिखाई है। अमेरिका ने वापस चांद पर जाने की योजनाएं रद्द कर दी है, बल्कि नासा एक उपग्रह पर मानव चालित यान उतारने की योजना बना रहा है। जापानी अंतरिक्षयान हायाबुसा ने एक उपग्रह के कुछ सूक्ष्म सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें लेकर वो 2010 में पृथ्वी पर लौट आया। 2011 के मध्य में डॉन अंतरिक्षयान ने मंगल और जुपिटर के बीच स्थित दूसरे बड़े उपग्रह वेस्टा की परिक्रमा शुरू की। उसके परीक्षण ये बताते हैं कि वेस्टा उसके 4 अरब वर्षों पहले हुए निर्माण से लेकर आज तक उसी स्वरूप में है, पर उसकी अलग अलग किस्म की विशेषताएं ये सूचित करती हैं कि इस छोटे से विश्व में और बड़े ग्रहों में बहुत समानताएं भी हैं। डॉन अब सबसे बड़े उपग्रह की ओर जा रहा है, सीरियस। भविष्य में उपग्रहों पर खनन पृथ्वी पर होने वाली खनिजों की कमी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चंद किलोमीटर दूरी पर होने वाले एक साधारण उपग्रह का व्यावसायिक मूल्य लगभग $80 ट्रिलियन होगा,
जो अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण से 5 गुना ज्यादा है। उपग्रहों से मिलते जुलते पर थोड़े से अलग होते हैं धूमकेतु। वो ज्यादा वाष्पशील होते हैं और सूरज की गर्मी के कारण बड़ी मात्रा में वायु और धूल का उत्सर्जन करते हैं। सबसे प्रसिद्ध है धूमकेतु हैले, जिसकी छोटी सी परिक्रमा उसे 76 वर्षों में एक बार सूरज के नजदीक लाती है। अवकाश युग में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम रशिया, जापान और यूरोप ने उसकी मुलाकात करने अपने रोबोट्स भेजे। सबसे साहसी था यूरोपियन जियाटो यान। मार्च 1986 में वो धूमकेतु के केंद्र से 600 किलोमीटर की दूरी पर था। उस कालावधि में 15 किलोमीटर चौड़ाई का धूमकेतु 3 प्रमुख मुखों से प्रति सेकंड 3 टन द्रव्य बाहर फेंक रहा था, ज्यादातर पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड। जियाटो ने धूमकेतु से निकलते उस मलबे के करीब 12,000 आघात झेले और फिर एक बड़े आघात से यान गिर गया और उसका कैमरा टूट गया। तब से लेकर आज तक कई अंतरिक्षयान बड़ी सतर्कता से कम सक्रिय धूमकेतुओं का सफर कर चुके हैं। धूमकेतु की धूल जमा करने में वे कामयाब हो गए हैं और द्रव्य को बाहर निकालने के लिए कुछ तो जानबूझकर उनसे टकराते हैं। जियाटो के बाद सबसे कठिन और खतरनाक धूमकेतु मिशन 2004 से जारी है। उसी वर्ष मार्च में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोसेटा अंतरिक्षयान का उड़ान किया, जो 2014 तक धूमकेतु के नजदीक पहुंच गया था। खुशी की बात यह है कि रोसेटा अपने साथ एक छोटा रोबोट अन्वेषक फिले ले जा रहा है, जिसकी धूमकेतु के केंद्र पर जल्द ही उतरने की उम्मीद है। उपग्रहों और धूमकेतुओं का अन्वेषण और उनकी प्राचीन संरचनाएं हमें शायद 4 अरब वर्षों पहले ग्रह कैसे बने थे ये बताएगी। अन्य ग्रहों की तुलना में मंगल की खोज में निकले बहुत से रोबोट्स नष्ट हो चुके हैं। इस मामले में रूसी सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। 2011 में उनका सबसे अत्याधुनिक मंगलीय रोबोट पृथ्वी की परिक्रमा भी पार न कर सका। मंगल के चांद फोबास की सतह पर उतरने के लिए उसकी संरचना की गई थी। ये जगह मानव चालित मशीन के लिए योग्य मानी गई है। इन सब कठिनाइयों के पश्चात अमेरिका और यूरोप के कई रोबोटिक अन्वेषण जारी है। 2012 में अमेरिका ने उसका सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोवर क्यूरियोसिटी मंगल पर उतारा और मंगल के अन्वेषण के एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो शायद पहले मानव चलित मंगल अवतरण को प्रोत्साहन देगा। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर पर मानव चलित उड़ान शायद 1 शतक या ज्यादा समय तक उस पर स्थित खतरनाक विकिरण से भरे वातावरण के कारण नामुमकिन होगी। रोबोट्स को भी यहाँ पर जीवित रहने के लिए सख्त होने की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी की कई सालों तक परिक्रमा करने वाले गैलीलियो अंतरिक्षयान का डेटा कई बार नष्ट हो गया और उसके कुछ हिस्सों में बिजली की रुकावट भी आ गई थी।
चांद यूरोपा के करीब कहीं पर जीवन के होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है जिसका पानी पृथ्वी के सभी महासागरों से भी ज्यादा है। 2020 और 2030 के दौरान यूरोपा रोबोट परिक्रमा का और अवतरण का एक लक्ष्य होगा। एक विशाल मोटर की तरह दिखने वाला जूनो नई उच्च तकनीकी सौर पैनल्स का उपयोग करके विद्युत शक्ति का निर्माण करता है। सूरज की रोशनी जुपिटर तक पहुंचते पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर हो जाती है। 2011 में उड़ाया गया जूनो जुपिटर की परिक्रमा में 2016 में प्रवेश करेगा। इस विशाल ग्रह का निर्माण, उसका वातावरण और पर्यावरण, इनके विषय में हमारी कल्पनाएं जूनो पूरी तरह से बदल देगा, ऐसी अपेक्षा है। जुपिटर से दुगने अंतर पर है शनि, जो इन वायु से भरे महाकाय ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अन्वेषकों के लिए एक चुनौती है। 2004 से सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक रोबोट अन्वेषक शनि की परिक्रमा कर रहा है। एक मिनी बस के आकार का कसीनी अंतरिक्ष यान इस महाकाय ग्रह का और उसके 60 से ज्यादा चंद्रों का अध्ययन कर रहा है। कसीनी के आयुधों ने शनि के शानदार वलयों की माला कैसे आश्चर्यजनक रूप से जटिल है और निरंतर बदलती रहती है, इस पर प्रकाश डाला है। अगर पृथ्वी के इर्द गिर्द होते तो ये वलय चांद से लगभग 1/3 अंतर तक होते, फिर भी उनकी चौड़ाई सिर्फ 10 मीटर है। बड़े और छोटे चंद्रों के परिणाम स्वरूप ये अरबों छोटे छोटे बर्फीले कण अलग अलग स्थितियों में निरंतर आकार लेते रहते हैं। एक चांद इनसेलेडस, जिसकी सतह से बहने वाले पानी के झरने से उड़ने वाले बर्फीले कणों से एक वलय भर रहा है, ऐसा अनुमान है। शनि के 2 मनोहारी चंद्र हैं, इनसेलेडस और टाइटन। (1980) में वॉयेजर 1 ने दूर के ग्रहों को छोड़कर अपना ध्यान टाइटन पर दिया। ये चंद्र बुध ग्रह से भी बड़ा है। वॉयेजर के कैमरा ने यह बताया कि टाइटन की सतह घने वातावरण के पीछे छिपी है, लेकिन अन्य उपकरणों की सहायता से यह पता चला कि यह वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन और उसके ऊपर स्थित घने हाइड्रोकार्बन का कोहरा था। इसका मतलब टाइटन 4 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी जैसा ही था, पर अंतर्ग्रहीय बर्फीले वातावरण में जम गया। कसीनी के लिए ये एक मुख्य लक्ष्य है। कसीनी ने इंफ्रारेड और रडार की सहायता से टाइटन के बादलों में अंतर देखा और उसके साथ एक लैंडर भी ले गया। दिसंबर 2005 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हुइगेन्स यान 2 घंटों तक टाइटन की सतह पर घूम रहा था। कसीनी को जो फोटो उसने भेजी वो चौंका देने वाली हूबहू पृथ्वी के स्वरूप जैसी ही थी, जहां थी नदियां, पर्वत, किनारे। लेकिन ये नदियां मीथेन की थी और पर्वत पत्थर के नहीं बल्कि सख्त बर्फ के बने थे। हुइगेन्स वहां पर उतरा और वहां से चारों ओर का दृश्य भेजा। उसने वहां जो देखा उसका ये पुनर्निर्माण है। गोल कंकड़ों से भरा किनारा, जिसके चारों ओर मीथेन का प्रवाह, तापमान पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से 100 से भी कम डिग्री। फिर भी ये विश्व हमारे लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह होगा, जिससे हम पीछे जाकर हमारे ग्रह के निर्माण और उस पर जीवन की शुरुआत के बारे में जान सकेंगे। भविष्य में एक और टाइम कैप्सूल हम खोज सकेंगे, जब न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान प्लूटो और शारोन की ओर उड़ान भरेंगे। 10 वर्ष और 5 अरब किलोमीटर का अंतर काटने के बाद ये निडर रोबोट सबसे दूर प्लूटो और उसके चंद्रों का अन्वेषण कर चुका होगा।
भले अब उसे ग्रह नहीं माना जाता, पर अब भी वो एक ऐसा बर्फीला विश्व है जो हमारी पहुंच के बाहर है। ये क्या है? किसी बाहरी ग्रह का खोया हुआ चांद, एक महाकाय धूमकेतु, बर्फ का एक गोला, या फिर बर्फीले झरने का जमघट? इसके नीचे है पूर्व सौरमंडल के अरबों बर्फीले अवशेष जो सबसे नजदीकी तारे के आधे अंतर पर फैले हैं। तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का निरीक्षण करने वाले और एक रोबोट के निशाने पर नजदीकी तारे हैं। तारों से निकलता प्रकाश समय के साथ कैसे बदलता है, इसका अध्ययन करने के बाद हमें अनदेखे विश्वों के बारे में और उनकी परिक्रमा के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये उन बहुत सारे तरीकों में से एक है जिसके कारण हम हमारे अवकाश में अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को खोज पाए हैं। कुछ एक ग्रहीय मंडल है तो कई बहुत ग्रह वाले हैं, पर वहां पर ढेर सारे ग्रह हैं विलक्षण विविधता से भरे हुए। यहां जैसे हमारे आधुनिक रोबोट्स अन्य ग्रहीय जीव सृष्टि के संकेत ढूंढ रहे हैं, तो क्या शायद उनके रोबोट अन्वेषक भी हमारे इस छोटे से विश्व को देखते होंगे और अवकाश के घने अंधेरे से रास्ता काटता हुआ दूर से किसी परग्रहीय संस्कृति से, तारों के बीच की गहराई से कोई रोबोटिक राजदूत क्या हमारे